मेरे गाने सिलेक्ट होके फिर वो किसी और सिंगर्स को चले गए बिकॉज नोन सिंगर्स दे वांट। क्या होता है कि अगर कोई नोन सिंगर गाता है तो बहुत ईजी हो जाता है ना, अगर पता चलता है कि सुनिधि मैम ने गाया है तो उनका ऑडियंस सेट है। सो जैसे वो प्ले हुआ इट इज इन मिलियंस। पैसा मिला उनके, पैसा भी अटक गया? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। लगभग घर में पूछूं मोटा मोटा कितना पैसा अटका है? 15-20 लाख आराम से मतलब है, बट अभी आप मैं भूल चुकी हूँ उस चीज को। एक्टर्स भी बन गए ना, प्लेबैक सिंगर या सिंगर्स, या। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, सलमान खान। जिसका काम है उसी को साधे, वो करने दो तो बेटर है। एक्टर्स को क्यों नहीं कहा जाता है कि यार एक छोटा सीन करके दिखाओ जरा। बट कैलाश खेर भड़क गए थे, आपको याद है उनसे जब किसी ने बोला था गाने के लिए? कितनी बार आपका गला इरिटेटेड होता है, हैवी होता है, और फिर क्या आपको लोग वैसे ही जज कर लेते हैं। ऑडियो में तो अलग साउंड करती है, बेटर करती है, लाइव तो ऐसे ही लगता है, ऐसे ही गवा लेते हो, मतलब बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं। इसी कारण से आई थिंक कैलाश जी भी भड़के होंगे। उदित नारायण साहब का जिक्र हो रहा है, और जब वो किस कंट्रोवर्सी हुई थी, आप थे उस शो में या नहीं थे? नहीं, मैं नहीं थी उस शो में, पता नहीं क्या हुआ, या लिखा था होना तो वो चीज एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया वो। He was तो लाइक बहुत ही मजेदार आप शख्स बोल सकते हैं उनको, किसी को भी ऐसे दोस्त बना लेगा। मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई वाज लाइक हाय ऐसे करके, देन he shook my hand and he just hugged me। विक्रम मॉन्ट्रोस जो कंपोजर हैं, उनका मुझे कॉल आया, कैन यू कम इन एन आवर, आई वांट यू टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग। उन्होंने जैसा बताया मैंने अपना गाना रिकॉर्ड किया एंड मैं चुपचाप चली गई। विक्रम ने भी कुछ नहीं बोला, मैंने तो डर के मारे नहीं पूछा, बट विक्रम अपने ही जोन में रहता है तो he forgot to tell me। Hi, this is Priya Patidar and you are watching me on Galata India। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके गलाटा इंडिया। मेरा नाम है अविनाश पाल। आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी हैं, जो कलाकार मेरे साथ मौजूद हैं, उन पर सोहन लाल द्विवेदी की कुछ पंक्तियां बड़ी खरी बैठती हैं, बड़ी सटीक बैठती हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक इंसान जो इंडस्ट्री से नहीं है, बाहर से आया है, लंबी कोशिश की और आखिरकार अपना एक मुकाम बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ द वेरी अमेजिंग प्रिया पाटीदार की। प्रिया, स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हो आप, क्या चल रहा है आजकल? बस बढ़िया, अभी तो सॉन्ग प्रमोशन, फिल्म प्रमोशंस का यही सब चल रहा है। ठीक है, हम इस गाने की बात करेंगे, वेलकम टू द जंगल के। मैं पहिया थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। मुझे बताइए, जो मैंने बोला ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, करीब 18 साल का सफर, मोटा मोटा। एक लड़की जो मध्य प्रदेश की है, इंदौर की है, सपना है और मुंबई आना है, वो पूरी जर्नी, वो पूरा इनिशियल फेज कैसा रहा? स्टार्ट करूँ तो मुझे याद ही नहीं है कि इसके अलावा मैंने कभी कुछ और सोचा हो करने का, गाने के अलावा। बिकॉज मेरी मॉम बहुत अच्छी सिंगर थी, मतलब है, सॉरी, प्रोफेशनल या नहीं, नॉर्मली घर पे शी वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल सिंगर, और उनको भी प्लेबैक सिंगर ही बनना था। फिल्मों में गाने का एक अलग ही अनुभव होता है, वो आप सबको पता है। नहीं तो ऐसे हम स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, खुद के लिए गाते हैं या दूसरों के गाने गाते हैं, बट अगर आपके खुद के ओरिजिनल गाने जो एक बार आपने गाया और वो हमेशा के लिए आपके नाम पे हो गया, फिर वो लोग हमेशा गुनगुनाते रहेंगे। तो उनका सपना था, लेकिन छोटी उम्र में जल्दी शादी कर दी। इस करियर को कोई सपोर्ट करता नहीं था, ऊपर से फीमेल, सो उनका ये सपना ऐसे ही रह गया। घर में गुनगुनाती थी। मेरे 2 बड़े भाई बहन हैं, वो पैदा हुए, उनका भी इतने कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट फिर मैं जब पैदा हुई तो उसके बाद में मम्मी ने नोटिस किया कि जब वो गुनगुनाती है, मैं पीछे उनके साथ में थोड़ा हम करती हूँ या कोशिश करती हूँ गाने की, तो उनको लगा कि मतलब थोड़ा इंटरेस्टेड है ये। तो उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे फिल्मी गाने, बिकॉज वो फिल्मी गाने ही सुनती थी, पुराने फिल्मी गाने, मोहम्मद रफ़ी जी के, लता जी के, आशा जी के। तो तब उन्होंने ये गाने मुझे भी सुनाना शुरू करा, और फिर वो एक एक लाइन गाती थी, फिर मुझे बोलती थी रिपीट करो। तो मैं ऐसे रिपीट करती थी, छोटे से जितना मुझे आता था, जितना मैं बोल पाती थी उस हिसाब से। तो वो तब से ही मेरा इंटरेस्ट इतना डेवलप हुआ कि मैंने जब भी सोचा, मुझे यही लगा कि मुझे यही करना है। और उसके बाद में फिल्मों में मेरी काफ़ी रुचि थी। मुझे बड़ा पसंद आता था कि थिएटर जाके फिल्म देखना, और जब जब गाने बजते थे तब तो मैं वहाँ पे खड़े होकर डांस भी करती थी, छोटे बच्चे जो करते हैं, और उनके साथ गाती भी थी। सो मेरे पेरेंट्स को पता चल चुका था कि इसको इसी चीज़ में इंटरेस्ट है। तो धीरे धीरे पहले तो मॉम ने ही सिखाया, फिर हम लोगों ने इंदौर में जो म्यूज़िक इंस्टीट्यूट था, ज़ेन म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, वहाँ पे उन्होंने मेरा एडमिशन कराया, और फिर एक बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो शुरू हुई वहाँ पे मेरी।
धीरे धीरे करते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली इंदौर में ही गाने की, शोज़ करने की, काफ़ी लोगों ने सराहा। लेकिन वो होता है कि बच्चा छोटा होता है तो हर किसी को अच्छा ही लगता है कि अच्छा गा रहा है। इसलिए मेरे डैड को ऐसा था कि इट्स कुछ इतना ऐसे बहुत ही सरप्राइजिंग नहीं है, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। सो ही वाज मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट थे वो, तो इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा कम ही हाँकते थे। तो जैसे दूसरे पेरेंट्स कैसे करते हैं कि अपने बच्चों को एकदम अरे ये तो यही है, नहीं, बट मेरे पेरेंट्स उल्टे थे। मतलब माय मॉम वाज वेरी इनटू दिस, बट मेरे डैड का था कि नहीं, मतलब नथिंग ग्रेट यू आर डूइंग, सो वर्क मोर हार्ड। सो उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये था कि मुझे एक्चुअली मुंबई आना तो मैंने लिटरली मैनिफेस्ट किया है। आज पता चलता है कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, बचपन में तो पता ही नहीं था। बट कोई भी पूछता था मेरा एक ही जवाब होता था, मैं बड़े होके फिल्मों में गाना गाऊंगी और मुंबई में रहूंगी, बस। इसके अलावा मैंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। तो बच्चे थे, हंस के टाल देते थे बात को। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब मेरा वहाँ पे थोड़ा नाम होने लगा इंदौर में, तो मेरे पापा के फ्रेंड्स ने उन्हें बोला कि यार शी इज़ वेरी गुड, आप इतना ऐसे उसको लाइटली मत लो एंड सपोर्ट हर फुल्ली, यू नेवर नो कि आपका नाम इतना रोशन कर दे कि सारी दुनिया आपको जानने लगे। सो पापा को ऐसा लगा कि ठीक है। एंड देन व्हेन आई वाज लाइक टीनेजर, तो तब मुझे पता चला कि बॉम्बे में एक अकेडमी है सारेगामा पधनीसा, गजेंद्र सिंह की, जो वॉइस ऑफ इंडिया और सारेगामा ये सब करते थे। बट उनका एक प्रॉपर अकेडमी है जोगेश्वरी वेस्ट में, पहले था, जिसका नाम ही था सारेगामा पधनीसा। और वहाँ पे आपको 1 साल का रेसिडेंशियल कोर्स करना होता था एंड आपको वहाँ पे पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे फॉर प्लेबैक ऑल्सो, फॉर नॉर्मल रियाज, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, क्या करना है। तो हमारा थ्रू आउट डे क्लासेस होता था। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। इट वाज अराउंड 3.5 लाख दैट टाइम। एंड आज से कितने साल पहले की बात है ये? दिस इज 2008। 2008, ठीक है। 2008 में मैं आई थी। सो अकेडमी के लिए आई थी बिकॉज माई फादर वॉज स्टिल नॉट श्योर। उनको ये था कि तुम 1 साल वहाँ पे जाके देखो, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो फिर वहाँ पे रह के देखते हैं। क्योंकि वो अभी भी उनको नहीं लग रहा था कि उनकी बेटी मतलब कर सकती है या कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है या समथिंग। ही वाज लाइक कि सबके जैसा ही है, थोड़ा बहुत बेटर है बस, ठीक है। तो तब अकेडमी में मैं आई और एक्चुअली देयर वर ओनली 35 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड ऑल ओवर द इंडिया फॉर दिस अकेडमी। हाँ, थ्रू आउट ऑडिशंस हुए थे हर सिटी में। और इंदौर में तो नहीं हुआ था खैर, तो मैं मुंबई आके मैंने ऑडिशन दिया था। सो सिर्फ 35 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एंड वहीं पे रहना होता था आपको। और वहीं पे शुरू मतलब सुबह से लेकर के लाइक अराउंड 6 o'clock से लेकर के रात के 9 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, इंक्लूडिंग योगा, एक्सरसाइजेज, एंड देन उसके बाद में वोकल का पूरा हमारा स्टार्ट होता था। तो बैक टू बैक हमारी क्लासेस होती, तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ लर्न करने को सीखा। एंड फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छा था कि एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला, बिकॉज जतिन ललित जी वहाँ पे गाइडेंस देने आते थे, क्लासेस लेते थे कितनी बार कि हाउ टू डू प्लेबैक, क्या टेक्निक्स होती है, क्या आप वर्क कर सकते हो, हाउ टू मॉड्यूलेट योर वॉइस। और तो यही सब सिलसिला वहाँ पे बहुत सारे और भी दूसरे आदेश श्रीवास्तव जी आए और तो उन्होंने फिर जब मेरा परफॉर्मेंस देखा, मुझे गाते हुए सुना, तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम देयर। तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग्स के लिए बुलाया, फिर मैंने कुछ उनके लिए रिकॉर्ड करा। सो वो मेरा पहला मौका था कि लाइक किसी प्रोफेशनल। वो रिलीज हुआ? नहीं, इट्स फॉर नॉर्मल, पहले बैकिंग वोकल्स वो सब किया। ऑब्वियसली आपको पहले ही आते तो कोई, बिकॉज आपको इतना टेक्निकलिटी पता भी नहीं होता, आप इतना परफॉर्म कर भी नहीं पाते हो माइक के ऊपर, बिकॉज ऐसे लाइव में गाना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना इज टोटली डिफरेंट थिंग। आप ये चीज बता रहे हो, मेरे जहन में आशिकी 2 का सीन चल रहा है जहाँ पे वो श्रद्धा कपूर आरोही को जब वो बताता है तो वो बोलता है आप तुम कितना अच्छा गाते हो, हाँ, टेस्ट तुम्हारा है मैडम। बिल्कुल। तो माइक पे आके ना, माइक इज वेरी सेंसिटिव थिंग, तो उसमें आप अगर जरा सा भी अगर आपने गलत सांस भी ले लिया तो वो कैच कर लेता है, तो आपको वो, और लाइव में आप बच जाते हो इन सब चीज़ों से। सो इसलिए वो चीज़ मतलब धीरे धीरे बैकिंग वोकल, सो एक्चुअली देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप मैं ग्रो हुई हूँ एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अब लगता है, पहले लगता था कि यार बहुत टाइम हो रहा है, मतलब कब होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है बहुत परफेक्ट टाइमिंग पे हो रहा है, बिकॉज जो ग्रेजुअली मैंने सीखा है वो मुझे अब काम आ रहा है। और शायद अगर तब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो मुझे वो समझ में नहीं आता, सीखना कम रह जाता और मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप सक्सेसफुल हो गए हो, एवरीबडी इज प्रेजिंग यू, तो आपका एक जो डाउन द लाइन जो आपको सीखना होता है वो रह ही जाता है और वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। अगर आप श्रेया घोषाल की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप उनकी वॉइस शुरू में सुनेंगे देवदास में, उसके बाद जितनी भी फिल्में थी, तो आपको बहुत अलग साउंड लगेगा। इट इज़ ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा गा रही हैं, सब कुछ है, आपको कुछ मिस्टेक हो नहीं लगेगा। लेकिन अब अगर आप उनकी आवाज़ सुनेंगे
तो एक लगे। अलग डिफरेंस है, मतलब इवन एकदम अरिजीत जब yes फेम yes गुरुकुल एंड absolutely ऑल में थे तब उनकी आवाज का टेक्सचर बहुत अलग या था, बट बाद में नाउ तो वी ऑल नो। तो एक्चुअली जब हम माइक पे जाते हैं तब हमें खुद को बहुत नई चीज़ें हर गाने के साथ सीखने को मिलती है कि कैसा आपका साउंड कर रहा है, क्योंकि हर गाने की डिमांड अलग होती है। इट्स नॉट लाइक कि मैं जैसे एक गाना गा रही हूँ तो दूसरा भी वैसे ही गाना, बिकॉज आपको डायरेक्शन दिए जाते हैं, बताया जाता है कि कैसे क्या साउंड चाहिए और एग्जैक्टली क्या प्रेफरेंस है गाने का। तो अकॉर्डिंगली फिर आपको वॉइस मॉड्यूलेट करके या उसमें क्या स्टाइल आपको रखना है, एकदम देसी स्टाइल रखना है या थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए या एकदम एकदम इंग्लिश वाला उनको चाहिए, सो दैट वे आपको वो चीज़ें धीरे धीरे ही समझ में आती है। अगर आप किसी नए को खड़ा कर दोगे तो वो आई गेस कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा, और वो आपको नयापन मतलब दिखेगा, झलकेगा वो आवाज बिल्कुल में, आवाज में झलकेगा। मैं अगर पूछूं आपने पहला गाना जो ऑफिशियली रिकॉर्ड किया और रिलीज हुआ, मैं दोनों चीजें पूछना चाहूंगा। इंडस्ट्री वी ऑल नो बहुत बार काम हो जाता है, रिलीज नहीं होता है, ऐसा वो तो भी हुआ? बहुत हुआ है, Correct, मतलब हाँ। लाइक इतनी बार हुआ है। और उसके बाद में एक और चीज हुई है कि मेरे गाने सिलेक्ट होके फिर वो किसी और सिंगर्स को चले गए, बिकॉज नोन सिंगर्स दे वांट, और कमर्शियली वो हिट हैं। और क्या होता है कि अगर कोई नोन सिंगर गाता है तो बहुत इजी हो जाता है ना उनके लिए, बेचना गाने को इजी हो या जाता है। और Correct. ऑडियंस एक फैनिज्म बना हुआ है उनका। तो जैसे ही वो अगर पता चलता है कि सुनिधि मैम ने गाया है तो उनका ऑडियंस सेट है, सो जैसे ही वो प्ले हुआ इट इज इन मिलियंस। कौन सा ऐसा गाना था जो आपने गाया हो बट बाद में वो रिलीज नहीं हो, फिर किसी और की आवाज में आ गया हो? गाने का नाम तो नहीं बता पाऊंगी तो वो सही नहीं रहेगा बताना, बिकॉज वो ऑलरेडी अब किसी और का गाना है। तो बट ऐसे बहुत ऐसे गाने हैं कि मतलब अच्छे बड़े गाने जिससे मुझे आई थिंक बैक इन 2011 ही एक बड़ा ब्रेक मिल जाता, बट ठीक है, आई हैव नो कंप्लेंट्स, इट्स ओके। या तो वो चलता रहता है। रिलीज हुआ गाना वो कौन सा था? पहला जो मेरा बड़ा रिलीज हुआ था वो है दो धारी तलवार, मेरे ब्रदर की दुल्हन, थिएटर वर्जन में। दो आई हैड ओनली 4 लाइंस, लेकिन इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि यश राज में आपका गाना है, इट वाज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग। सो एक्चुअली डिमांड ये थी उस गाने में कि देयर वर टू एक्ट्रेसेस डांसिंग, वन इज कैटरीना एंड एक और जो फ्रेंड का रोल, राइट। तो उनके लिए उनको 2 आवाजें वीडियो में चाहिए थी, ऑडियो में दे डिडंट वांट, तो ऑडियो में किसी और सिंगर का है। सो थिएटर वर्जन में आई हैव संग विद श्वेता पंडित एंड शाहिद माल्या। एंड कभी इन लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई गाना गाते हो किसी एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए, तो उसकी जो कास्ट होती है उससे कभी मिलना होता है या नहीं होता है? रेयरली, मतलब इट डिपेंड्स कि अगर वो कभी आ गए स्टूडियो या इफ दे वांट टू सिट इन सी कि कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, या क्या अगर उनके कुछ आइडियाज हैं तो, नहीं तो रेयरली दे कम। मतलब आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो उनका काम ही नहीं है, तो मे बी उनको लगता होगा कि देयर इज नो नीड, सो वैसा तो नहीं होता है। या एंड आपने जैसे भी बताया ना कि गाने गाए बट रिलीज नहीं हो पाए, किसी और ने उसको आवाज दे दी और सारी चीजें, पैसा मिला उनका, पैसा भी अटक गया? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। लगभग घर में पूछूं मोटा मोटा कितना पैसा अटका है? 1 लाख, 2 अटका लाख, 5 है, लाख, 10 अरे लाख? मतलब ऐसे तो अगर आप सोचें तो 15-20 लाख आराम से मतलब है, बट अभी आप मैं भूल चुकी हूँ उस चीज को, कोई बात नहीं। ठीक है। ये है इंडस्ट्री में है कि बहुत कम लोग हैं जो आपको प्रॉपरली पे करते हैं, इफ दे आर कॉलिंग यू, इफ दे आर टेकिंग योर टाइम, इफ दे आर टेकिंग योर एनर्जी, आप गाते हो, आप काम करते हो, तो बहुत रेयर, आई थिंक अगर 100% में से फल से तो ओनली 10%। मैं पता है आज तक एक भी ऐसा मेरे को सिंगर नहीं मिला जितनों से मैंने बात की है, चाहे वो रहमान साहब हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो जितने भी बहुत सारे लोगों से बात करी जिसको आज तक उसका हर गाने का पैसा मिला। हर कोई बोलता है कि भाई अटका है, बहुत अटका नहीं, है। शुरू में पीपल विल नॉट पे यू, हाँ, उनका मतलब वो सेट है कि मोस्टली अगर आप स्क्रैचेस जब गाना स्टार्ट करते हो, एंड एक्चुअली वो हर सिंगर गाता है, इट्स नॉट कि आपको डायरेक्टली फाइनल गाना नहीं मिल जाता है, बिकॉज कोई अगर म्यूजिक कंपोजर भी आपको बुला रहा है तो उसे भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी वॉइस में वो गाना जा रहा है नहीं जा रहा है, नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक कि एवरीबडी कैन सिंग एनी सॉन्ग, वो तो है, लेकिन वो सूट भी तो करना चाहिए, आपको सुन के मजा भी तो आना चाहिए। क्योंकि कितनी बार अगर आप किसी के सिंगल अगर सुनेंगे तो गाना कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा होगा लेकिन उनकी वॉइस नहीं जा रही है, गाया भी अच्छा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें खटकती है। एंड हाउ डू यू सी दिस कि बहुत अब तो एक्टर्स भी बन गए ना, प्लेबैक सिंगर या सिंगर्स, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, सलमान खान, मतलब कितने सारे तो ऑटो ट्यून लेके ही चल रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस कि भाई एक्टिंग भी तुम कर लो, गाना भी तुम गा लो, सब तुम ही कर लो, हम घर बैठ जाते?
आई थिंक ये शौक है हाँ। जो कभी कभार वो लोग पूरा कर लेते हैं, हाँ। सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई खराबी है। हाँ, लेकिन इफ दे आर डूइंग कि अगर हर गाना ही वही गा रहे हैं सो फिर वो यही हो जाएगा कि भाई जिसका काम है उसी को साधे, वो करने दो तो बेटर है। नहीं तो एक आध गाना ठीक है, शौकिया। मैं भी आई एम ऑल्सो एन एक्टर, सो मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ, सो आई कांट से दैट ना। नाइस। कभी रियलिटी शोज वगैरह में ट्राई किया, कोशिश की? रियलिटी अभी ये वो तक तो है नहीं रियल किया लगता था। है कि यार मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि वो रियल है। नहीं, बहुत पहले मैं एक रियलिटी शो का ऑडिशन वगैरह दिया था, बट आई डिडंट लाइक द वाइब ओवर देयर किसका? थ्रू आउट। ओके। इट वाज सो नेगेटिव। कौन सा शो? इट वाज आई गेस इंडियन आइडल, या लॉन्ग Okay. बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 मे बी, ठीक है। 9-10। तो तब की बातें, तो मैं गई थी एंड आई एम अ वेरी लाइक, क्या बोल सकते हो आप, मैं वाइब पे बहुत जाती हूँ जगहों की, उनकी। तो पता नहीं somehow आई वेंट देयर। मैं बहुत टाइम मतलब लाइन में भी खड़ी रही, और उसके बाद मैंने ऑडिशन भी दिया, बट थ्रू आउट जो भी हो रहा था या जो चल रहा था, दैट वाइब, एवरीबडी वाज लाइक मतलब लगे हुए थे रियाज करने में, और जोर जोर से गा रहे हैं एक दूसरे को देख के कि भाई आई एम बेटर दिस एंड दैट। मे बी जो भी कुछ उनका ऐसा नहीं होगा, मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन ओवरऑल आई डिडंट लाइक द वाइब। तो मैं वहाँ से मैंने ऑडिशन दिया एंड आई वाज सिलेक्टेड आल्सो, बट आई डिडंट वेंट। मैं गया था एक बार इंडियन आइडल को ऑडिशन देने लखनऊ में। मैं झांसी का रहने वाला हूँ, हम 4-5 दोस्त ने गाड़ी उठाई, बोलते चलो भाई हम लोग गए घूम के आते हैं, आप गाते भी हैं? मैं सब करता हूँ, मतलब मुझे लगता है जो इस फील्ड में आई थिंक हर कोई हर सब कुछ करता है, बट मजा एक ही चीज में आता है, दैट इज एंटरटेनमेंट एंड जर्नलिज्म एंड ऑल। तो मैं गया वहाँ पे, हम लोग गए वहाँ पे, लाइन वाइन में लगे, सुबह से लाइन लग जाती है, सारी चीजें, गेट वेट खुले, धीरे धीरे लोगों ने अंदर जाना शुरू किया। थोड़ी देर में वहां पे पूरा ऐसा माहौल बनने लगा कि एक स्कूल के बच्चे हैं, सिर्फ वो ही अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो लोकल जजेस हैं वो वहां के हैं। अब आई डोंट नो ये कितना सही था कितना गलत था, बट बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से वापस आ गए कि भाई वहां तो पार्शियलिटी चल रही है। बहुत होता है, नथिंग न्यू है ना, चलता है, ये सब चलता है। और एक्चुअली जो लोग जाते हैं, मैंने उनके कितने इंस्टाग्राम पे रील्स देखे अभी रिसेंटली, बिकॉज पहले तो ये सब था नहीं, तो अब लेकिन पीपल आर वेरी वोकल अबाउट इट, बिकॉज वो सामने सामने देख रहे हैं, एंड इट्स वेरी सैड। या तो फिर आप रखो ही मत ना, आप सिर्फ ऑडियंस को ही शूट कर लो। अगर आपको टीवी में दिखाना है, आप ऑडियंस शूट कर लो कि लंबी लाइनें लगी है, फिर सबको भेज दो कि भाई नहीं हो रहा, क्योंकि व्हाई आर वी वेस्टिंग दैट टाइम। और एक इंसान कितने सपने लेके आता है, तो एक झटके में आपने उसके सारे सपने तोड़ दिए। देखिए, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। भगवान की कृपा है कि मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं यहाँ भेजा रखा, किसी को जानते नहीं थे तो ये, बट मुझे परस्यू करने थे, बट सबके पास तो नहीं होता है ये चीज़। तो उनके लिए एक रास्ता था वो कि अगर इंडियन आइडल या सारेगामा में किसी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो इस के थ्रू हम मुंबई में जाके एटलीस्ट कुछ ट्राई तो कर सकते हैं। हर किसी को ट्राई तो करना ही है, देखिए लाइफ में। लेकिन कितने लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता। ट्रू। सो वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। इंडीड। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, मैं चीजें देख रहा था, इधर उधर खंगाल रहा था, इंस्टाग्राम पे गया, मैं देखा वहाँ पे बहुत सारे उदित नारायण के साथ पोस्ट हैं, स्टेज आपने उनके साथ शेयर किया, आपने उनके साथ गाना गाया है। उनसे पहली मुलाकात कैसी थी? आप उनके साथ क्या मल्टीपल शोज में उनके ग्रुप में हो? मतलब हाउ इज योर रिलेशनशिप विद उदित जी? सो मुझे उदित जी से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं मेरे फ्रेंड दिव्या कुमार, सिंगर। या सो दिव्या और मैं, हम लोग बचपन में साथ में थे। कल्याण जी एंड आनंद जी, उनका लिटिल वंडर्स ट्रूप था जिसमें सारे बच्चे ही थे, आई थिंक अराउंड 10-15 किड्स। वही गाना गाते थे, म्यूजिक बजाते थे, सिंगर थे, डांसर थे, मिमिक्री करते थे, एवरीथिंग। तो मतलब बच्चों का एक वो ग्रुप था जिसमें सुनिधि ने भी परफॉर्म किया, सुनिधि मैम ने। हाँ, बचपन में उन्होंने, सुनिधि ने, आदित्य नारायण ने, ये लोग सब साथ में परफॉर्म करते थे। और उस समय दिव्या और प्रिया पंचाल, जिगर सरैया की वाइफ, अब नाउ शी इज प्रिया सरैया, तो हम लोग सब साथ में थे। एंड आई वाज लाइक, मैं छोटी थी उनसे काफ़ी, तो हम लोग साथ में परफॉर्म करते थे। इंदौर से हम लोग 2-3 बच्चे सिलेक्टेड थे इस चीज़ के लिए। तो जब भी कहीं पे भी ऑल ओवर द इंडिया या अब्रॉड में कहीं शो होता था तो हमें वहाँ बुलाया जाता था। तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग शो परफॉर्म करते थे। तो ऐसे दिव्या और मैं एक दूसरे को जानते थे। तो व्हेन आई केम टू मुंबई, मैं उनसे मिली, उनसे बात करी। तो उस समय फिर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया उदित जी से। हाँ, तो उनको उनके बैंड के लिए नई कोई को सिंगर चाहिए थी, तो ऐसे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू हिम। और फिर मैंने उदित जी से पहले तो मैंने आदित्य के साथ परफॉर्म किया। हाँ, कुछ 3-4 शोज आदित्य के साथ किए। तो उसके बाद आई गेस उनको अच्छा लगा होगा या देखा होगा, वैसे करके, तो देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी विद उदित जी।
सो वैसे हुआ शुरू उनके साथ में, फिर उनके साथ काफ़ी शोज़ किए मैंने ऑल ओवर द इंडिया, अब्रॉड में भी हम लोगों ने काफ़ी शोज़ किए। तो वेरी फॉर्चुनेट फिर मैं कहूँगी कि ऐसे ऐसे सीधे मतलब उदित नारायण इज़ अ वेरी बिग नेम। हाँ, और उनके साथ में गाने का मौका मिल जाना ऑन स्टेज, एंड वो भी एक बार नहीं, थ्रू आउट आई एम लाइक मल्टीपल टाइम्स, तो बहुत सीखने को मिला। सो ये सब चीज़ों ने काफ़ी लाइक एक्सपीरियंसेस जो मुझे दिए हैं वो अब मेरे काम आ रहे हैं। करेक्ट। एंड उदित नारायण साहब का जिक्र हो रहा है, और जब वो किस कंट्रोवर्सी हुई थी, आप थे उस शो में या नहीं थे? नहीं, मैं नहीं थी उस शो में। हाँ। आई डोंट नो वो किस शो का है, आई थिंक वो बहुत पहले के शो का है, तो बीच में मैं उनके साथ में नहीं थी, बट फिर मैंने वापस ज्वाइन किया था कुछ सालों तक। फिर मैं मतलब उन्होंने मैं भी अपने कामों में बिजी हो गई थी, आई वाज डूइंग माय सोलो शोज एंड ऑल, तो तब मैं नहीं थी। तो मे बी शायद वो उस समय, बिकॉज मेरे सामने तो ये सब नहीं हुआ है कभी भी। सो वो मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा वो बिकॉज आप एसोसिएट होते हो तो लोगों को लगता है, पूछते हैं कि अरे आप भी थे क्या इस शो में, ऐसा मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इट वाज जस्ट एन इंसिडेंट, कि कोई ऐसे इंटेंशनली नहीं, बिकॉज आई नो उदित सर, हम लोगों ने इतना काम किया है, हमेशा इतने अच्छे से रहे हैं, इतना ट्रैवल किया है, सो पता चल जाता है आपको। सो वो एक पता नहीं क्या हुआ या लिखा था होना, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया वो। करेक्ट। मैं जब भाई आपके इंस्टाग्राम और खंगाल रहा था, मुझे एक सुशांत के साथ फोटो दिखी आपकी, सुशांत सिंह राजपूत। हाँ जी। ही इज समवन नॉट जस्ट फॉर मी, बट आई थिंक ही इज द ओनली सेलिब्रिटी जो आई थिंक अपने मोस्ट ऑफ द फैंस को फॉलो करते थे टिल द टाइम ही वाज अलाइव। उनके आज भी अगर आप इंस्टाग्राम पे जाकर देखोगे ना, फॉलोइंग बहुत लंबी है, फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, बट फॉलोइंग भी बहुत लंबी है। और वो रैंडम इंसान को, रैंडम फैन को रिप्लाई कर देते थे, चाहे वो डीएम्स हो, चाहे वो कमेंट्स है। आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई? लाइक व्हाट वर द कन्वर्सेशन? सी आई एम फ्रेंड्स विद नुपुर, कृति's लिटिल सिस्टर। सो हम लोग तो उस समय नुपुर का बर्थडे था, शी सेलिब्रेटेड इन बैरल, सो वहाँ पे मुलाकात हुई थी, बिकॉज कृति एंड सुशांत वर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो तब आई थिंक उनका वही तभी गाना आया था, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, और वो वाला फिल्म आई गेस, तो तब की बात है। तो उस पार्टी में वी वर लाइक पार्टिंग टुगेदर, सो ही वाज तो लाइक बहुत ही मज़ेदार, आप शख्स बोल सकते हैं उनको, कि किसी को भी ऐसे दोस्त बना लेगा। लाइक आई वाज लाइक, आप एक इंसान के फ़ैन रह चुके हो एंड यू आर मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई वाज लाइक हाय ऐसे करके, देन ही वाज जस्ट ही शुक माय हैंड एंड ही जस्ट हग मी। So that was a very good memory। और उसके बाद फिर then इतना हमारा conversation तो नहीं है, of course it was a party, but साथ में आके he was dancing this and that, तो ऐसे वो picture click हुई है। So yeah, so I had a very good memory about him, ये चीज़ है। बाकी उसके बाद मेरा इतना मिलना कभी हुआ नहीं, and उसके फिर कुछ टाइम बाद तो या so ये था सुशांत वाला मेमोरी। फैंस वाली बात हो रही है, इंस्पायरिंग लोगों की बात हो रही है। एक तस्वीर है सुष्मिता सेन के साथ। ओह हाँ ये अभी पार्टी की मीटिंग है या कुछ और है? या ये अभी अंकित तिवारी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सो उनके घर पे काफ़ी म्यूजिकल पार्टीज और ये सब चलता रहता है। तो अंकित की बहुत अच्छी दोस्त हैं सुष्मिता जी। तो वहाँ पे आई थिंक इट वाज अंकित्स बर्थडे, तो वो आई थी उसके लिए। एंड अब हम सिंगर्स हैं, हमें तो हर जगह एकदम खुला इनविटेशन है कि चलो माइक और ये कीबोर्ड दिख रहा है, शुरू हो जाओ बस। एंड अंकित और हम लोग बड़ा मजा करते हैं साथ में, लाइक एकदम काफी आई थिंक महीने में एक आध बार तो उनके यहाँ महफिल हो जाती है। या और ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वो सबको बुलाते हैं और कितने न्यू सिंगर्स को बुलाते हैं, उनको लाइक सबके सामने परफॉर्म करवाते हैं, एंड देयर आर लाइक मेनी बिग लाइक पीपल आर देयर जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। सो एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है अंकित की। तो वहीं पे सुष्मिता जी आई हुई थी, और देन मैंने गाना स्टार्ट किया, तो शी वाज लाइक ओह माय गॉड, तो उनको बहुत अच्छा लगा, एंड शी केम एंड शी हग्ड मी एंड शी वाज देयर ओनली एंड आई एम सिंगिंग आई वाज सिंगिंग दिल को तुमसे प्यार हुआ, या एंड शी वाज इतना उन्होंने मुझे प्रेज किया, एंड सच अ वंडरफुल लेडी, आई कांट टेल यू, मतलब इतनी पॉजिटिव, इतनी वार्मथ मैंने किसी में नहीं देखी, सच अ सुपरस्टार। She is। या मतलब नेशनल प्राइड है, उसके बाद में इतना उन्होंने काम किया है, एंड इतनी हम्बल। सो और मतलब आप होता है आप किसी को प्रेज एक दो बार भी कर सकते हो, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, उन्होंने कम से कम 50 से ज़्यादा बार मुझे बोला होगा कि तुम में कुछ बात है।
आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कोरिलेट, क्योंकि जब मैं उनसे मिला था ना, शी इज सो अडोरेबल, या वैसे यहाँ पे ऐसे हाथ रख के बात बिल्कुल करती, बिल्कुल, बेटा बेटा, I हाँ was like, राइट, हो गया भाई, मेरा सच हो गया। में आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब ऐसा क्या किया है हमने जो हम ये डिजर्व कर रहे हैं। वाओ। सो मैं अगर एज अ सिंगर एक चीज आपसे समझना चाहूँ कि बीते टाइम में बहुत तेजी से चीजें बदल गई हैं, एआई आ गया है, ऑटो ट्यून ठीक है काफी टाइम से चला आ रहा है, आपको लगता है कि इससे फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? अब तो क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब सैयारा आई थी तो मुझे याद है सोशल मीडिया पे बहुत सारे उस फिल्म के गाने वायरल हो रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आजकल मोदी लोग की एआई, आवाज में, राइट राइट पीएम मोदी की आवाज में गाने वायरल हो रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस कि एक इंसान की आप आवाज अब इतनी कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि वो हो चाहे ना हो, जरूरत ही नहीं है। उसके लिए भी एक ही चीज़ है कि आप अपना वॉइस का कॉपीराइट करा लीजिए, जो कि अभी बहुत सारे सिंगर्स करा रहे हैं। अभी कुमार शानू जी का मैंने पढ़ा कि वो भी अपना कॉपीराइट करवाने वाले वॉइस का, देन एआई कांट यूज इट, आप नहीं टर्न कर सकते उस चीज़ को। तो अभी यही कर सकते हैं, बिकॉज नहीं तो अगर मैं अभी मेरी आवाज़ मार्केट में है, कोई भी गाना मेरी आवाज़ में उसको डब करके वो सुना सकते हैं, बट यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली मैं उनको सू कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए, बट सुना तो सकते हैं, कहीं भी प्रेजेंट तो कर सकते हैं, जो कि पहले हम खुद गाते थे, जाते थे। और पहले तो जब मैं शुरू आई थी तब तो लाइव सिंगिंग होती थी। एक बार मैं गोविंदा जी के घर पे गई थी, शमीर टंडन जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उनकी तब फिल्म आने वाली थी नॉटी एट 40 गोविंदा जी की, तो तब उन्होंने बुलाया था, ही इज़ वेरी ओल्ड स्कूल गोविंदा जी, तो उनको था कि नहीं मैं ऐसे नहीं सुन रहा गाना सीडी वीडी में, हाँ तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम लेकर आओ। तो फिर शमीर जी ने मुझे कॉल किया कि बोले ऐसा ऐसा है, तुम चलोगी? मैं ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। सो ये उसके बाद में हम लोग वहाँ पहुँचे एंड देन गाना वाना सीखा, उसी समय हम सीखते हैं गाना, कोई हमें पहले से नहीं दिया जाता है, ये भी इस बात पे भी मैं आती हूँ। तो वहीं पे गाना सीखा करा एंड वहीं पे लाइव गिटार पे आपको प्रेजेंट करना होता था। तो ये पहले का तो ऐसे ही होता था कि इसके बिना मतलब उनको लाइव सुनना होता था कि कैसा साउंड कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ शुरू हुई कि नहीं रिकॉर्डेड सुनते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आप रिकॉर्ड करने वाले हो गाना, तो हाउ इज़ इट साउंडिंग बिफोर, क्योंकि ट्रैक तो बाद में बहुत पूरा एकदम फाइनल बाद में बनता है, लेकिन वॉइस तो आपको पता चल जाता है, स्क्रैच हो जाता है, या स्क्रैच जाता है। एंड देन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, दे कीप ऑन लिसनिंग इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो तब दे डिसाइड कि ये सिंगर सही लग रहा है या मे बी कोई और सिंगर इसे बेटर गाएगा। सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। एंड आजकल पहले जैसा नहीं रह गया है कि 100% म्यूजिक कंपोजर विल डिसाइड, या अगर कंपोजर ने बोल दिया कि नहीं प्रिया विल सिंग तो उसके अलावा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं, अभी पूरा ग्रुप वाला हो गया है। ऑफ कोर्स कंपोजर हैज अ से, सुना जाता है, रखा जाता है उनकी बात को, लेकिन आई थिंक कि कुछ केसेस में ही कंपोजर्स की बातें मानी जाती है आजकल, ज्यादातर तो व्हाट आई फील इज अब जो पैसा खर्च कर रहा है हाँ वो ही फाइनल करता धरता मालिक है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गलत है, मतलब पहले का जो सीन था, इसीलिए आप देखेंगे कि पहले का म्यूजिक ज्यादा सोलफुल है, क्योंकि मैंने वही आपको शुरू में कहा ना कि जिसका काम वो उसी को ही आता है, बिल्कुल। तो आपको जब पता है कि कॉम्पोजर का वो बेबी है, मतलब वो उसने बनाया है उस चीज़ को, तो उसे पता है कि हु इज़ द बेस्ट, बिकॉज वो आपको ऐसे प्रेजेंट ही नहीं करेगा जब तक उसे वो वॉइस नहीं मिलेगी। तो आई थिंक वो ट्रस्ट नहीं रह गया है अभी, सबको ये हो गया है कि नहीं कमर्शियली वी हैव टू सी कि नहीं यार ये है तो उसके क्या, इसका रेवेन्यू क्या आएगा, इसके कितने हम इससे कितना कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लगता है कि उस चक्कर में ना मतलब आप टैलेंट को दबा देते हो, दोनों का टैलेंट, मतलब कंपोजर एंड सिंगर दोनों का, या बिकॉज फिर कंपोजर को भी लगता है कि यार मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और एंड में डिसाइड कोई और ही कर रहा है, तो देन क्या मतलब है। एंड इनफैक्ट फिर कंपोजर का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि वो हमें भी तो ही इज आंसरेबल, ट्रू, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू सिंग स्क्रैचेस ऑल द टाइम, कभी ना कभी तो आई वांट आल्सो अ गुड ब्रेक, या मतलब कोई भी सिंगर के लिए मैं कह रही हूँ। सबसे वियर्ड रिजेक्शन या रीजन क्या मिला है कि यार ये गाना नहीं हो पाएगा? वियर्ड तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ वही है कि लाइक डायरेक्टर्स फ्रेंड वांट्स टू सिंग दिस, दे आर कॉलेज फ्रेंड्स, दे आर दिस फ्रेंड्स, या मतलब मोस्टली यही हुआ है मेरे साथ तो कि किसी की पहचान वाले को गाना गाना है, तो वही है। मतलब प्रोफेशनल सिंगर्स ही, नॉट ऐसा कि किसी नए को गवा दिया, लेकिन हाँ किसी ना किसी का कुछ कनेक्शन निकल जाता है। समझा। आपने भी चीची भैया वाली बात का जिक्र किया ना, मेरी आदत है जब कोई कुछ बताता है मैं उसको विजुअलाइज करने लगता हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा कौन सा रहा है
कि अविनाश मेरी लाइफ में ना ये एक पार्ट बड़ा प्यारा रहा है यार। एक्चुअली वो अभी है वेलकम का वेलकम टू द गाना। जंगल। या क्योंकि इस चीज का मैंने इतना इंतजार किया है कि एक बड़ी पिक्चर में बड़े स्टार कास्ट में, मतलब जिसका मतलब मुझे बताना ना पड़े लोगों की अरे नहीं आपने वो पिक्चर देखी है, बिकॉज अभी तक जो मैंने काम किए थे उसके लिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ता था कि भाई ये फिल्म है वो फिल्म है, तो इतना इन लोगों को याद नहीं है। बट नाउ दिस इज अ वेरी ह्यूज स्टार कास्ट एंड अक्षय सर, तो मुझे लगता है कि बेस्ट अभी तक की मेरी मेमोरी यही है कि कैसे मिला ये गाना, कैसे मिला? सो ये गाना मुझे लगता है कि मेरे लिए ही लिखा था। विक्रम मॉन्ट्रोस जो कॉम्पोजर हैं, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, तो उनका मुझे कॉल आया, आई थिंक ये फरवरी या मार्च की बात है। तो तब कॉल आया एंड ही सेड कि आर यू इन मुंबई, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम आई ट्रैवल फॉर माई शोज एंड ऑल। मैं लाइक यस आई एम इन मुंबई। तो बोला कैन यू कम इन एन आवर, आई वांट यू टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग। कहाँ पे? ही लिव्स इन हियर ओनली, ओशिवारा। ओके ठीक है। हाँ, सो मैंने बोला ओके मैं आती हूँ, एंड आई डिडंट आस्क एनीथिंग बिकॉज मुझे पता है कि विक्रम के लिए है, तो विक्रम सिंगल भी इतने कमाल के बनाता है कि आपको मज़ा आ जाता है गा के। सो आपको कुछ इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड मुझे एक्चुअली में नहीं लगा था कि फिल्म का गाना होगा। आई थॉट बिकॉज उसके पहले हमारी कुछ बात हुई थी, कुछ नया गाना करते हैं सिंगल, तो मे बी आई थॉट कि वो वैसा कुछ करना होगा। तो मैं उसी इम्प्रेशन में गई एंड आई वेंट टू हिज स्टूडियो एंड उसके बाद में उन्होंने मुझे गाना प्ले किया। तो 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि शायद ही वाज, बिकॉज आई न्यू ही वाज वर्किंग ऑन दिस फिल्म वेलकम टू द जंगल, बिकॉज अनाउंसमेंट पहले ही हो गया था। तो मुझे लगा मे बी ही वाज वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग ऐसे करके। तो देन ही टोल्ड मी कि दीज आर योर लाइन्स। सो आई वाज लाइक ओके। मैं अगर सच बताऊं तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ही सिंक इन होने में काफ़ी टाइम लगा। एंड मुझे सबसे पहला जो डर था वो ये था कि अभी इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, यू नेवर नो, लाइक इट्स अ वेरी स्टार्टिंग फेज, तो आपको पता ही नहीं है कि आपका गाना होने वाला है या नहीं है। कोई दोस्त निकला है, दोस्त निकल आए या आपकी वॉइस ही अप्रूव ना Correct, हो, हाँ। या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा ये चीज़ होती है। तो फिर मैंने जस्ट अपना, उन्होंने जैसा बताया मैंने अपना गाना रिकॉर्ड किया एंड मैं चुपचाप चली गई। तब तक तो शान सर का भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो उसके बाद में विक्रम ने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ, मैंने तो डर के मारे नहीं पूछा, क्योंकि मुझे था कि अगर ये ना बोल देगा ना कि यार प्रिया इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो मेरा दिल इस बार तो बहुत टूटेगा। क्योंकि आई लव अक्षय कुमार सर, मतलब ऑफ कोर्स बचपन से आपने देखा है। एक्चुअली वो मेरा एक मैनिफेस्टेशन था कि आफ्टर वॉचिंग नमस्ते लंदन मुझे था कि मुझे इनके लिए गाना है इनकी फिल्मों में। मैं उनके लिए तो प्लेबैक कर नहीं सकती, जबकि वो अगर कोई लड़की का कैरेक्टर प्ले ना करे, लेकिन मुझे था कि नहीं, बट आई वांट टू सी हिम डांसिंग, सिंगिंग, रोमांसिंग ऑन माय सॉन्ग। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मुझे था कि बस हो जाए। लेकिन वो फिर मैं भूल गई उस चीज़ को। मैंने बोला छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे आप भागते हो तो आपसे और दूर भागने लगती है। लोग कहते हैं कि नहीं वो आपके पास आती है, लेकिन पता नहीं मैंने ऐसा नोटिस किया कि वो और दूर भागती है। मुझे लगता है मेहनत और करवाती है फिर कुछ। या आई थिंक वो कुछ है, मतलब कुछ चीजें आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं और कुछ चीजें जो आप बहुत एकदम दिल से चाहते हैं करना, शिद्दत से चाहते हैं, तो वो दूर चली जाती है। वो पता नहीं शाहरुख खान जी का वो डायलॉग बैठ नहीं रहा है मेरे ऊपर। मुझे लगता है जिसको बहुत शिद्दत से चाहो उसे कायनात बहुत शिद्दत से ही दिलवाती है कि चाहिए ना मेहनत करो ताकि याद रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सो उसके बाद में अभी गाना रिलीज होने के आई थिंक 15 डेज बैक अराउंड मई में अभी रिलीज हुआ है ना, तो अप्रैल एंड में विक्रम कॉल्ड एंड ही सेड कि अरे बधाई हो तुम्हारा वो गाना अप्रूव हो गया। तो उसके बाद में हमने 1-2 गाने और किए थे डब, नॉर्मल सिंगल। इसी फिल्म के लिए? नहीं नॉर्मल सिंगल। हाँ, वो फिल्म की तो बात ही नहीं करी मैंने उससे डर के मारे, और उन्होंने भी बात नहीं करी। तो आई थॉट कि नहीं हो रहा है, मतलब आई वाज इन, हाँ बिकॉज ऑब्वियसली आप कंपोजर से मिल रहे हो और उन्होंने कुछ बात ही नहीं करी है पहले वाले गाने के बारे में। बट विक्रम अपने ही जोन में रहता है, तो ही फॉरगॉट टू टेल मी। और मैंने डर के मारे पूछा ही नहीं कि कोई बात नहीं अभी मतलब रहने देते हैं, कि अभी भूल जाओ, कोई बात नहीं, अभी और मंजिल दूर है, लगे रहते हैं। देन ही टोल्ड मी कि आपका गाना अप्रूव हो गया है। तो आई थॉट कौन सा वाला? तो बोलता है वाओ यार तुम तो बड़ी कमाल हो, तुम इतना बड़ा गाना गा के भूल जाती हो। देन ही टोल्ड मी वेलकम टू द जंगल। मतलब ओ माय गॉड। तो वही चीज़ मैंने बोला, मतलब ठीक है, मतलब अभी भी आई एम नॉट बिलीविंग इट।
अगर जब तक मैं अपना गाने में नाम ना देख लूं, मतलब तब तक मैं बिलीव नहीं कर रही, बिकॉज मैंने चीजें ऐसे बदलती हुई देखी है। तो विक्रम ऑल्सो सेड कि या डोंट टेल एनीवन, अभी जब आ जाए तभी बताना सबको। सो एक वो बेटर वे रहेगा सबको बताने का। सो आई डिडंट इवन टेल माय मॉम, क्योंकि पहले 1-2 बार मैं अपनी मॉम को बता चुकी थी एक्साइटमेंट। ऑब्वियसली आप जो बचपन से सपना देखते आ रहे हो, वो अगर आपको लगता है कि हाँ होने वाला है, आपको अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ हाँ आपकी वॉइस कंफर्म है, फाइनल है, और फिर वो नहीं होता, तो मुझसे ज्यादा दुख तो मेरी मम्मी को हो गया। हाँ, माँ को ज्यादा होता है कि इतने कब से बच्चा लगा हुआ है और क्यों ऐसा, मतलब तो तभी इसलिए मैंने बताया ही नहीं उनको। सो फिर जब ये जिस दिन गाना आया है तभी मैंने अपनी मॉम को फ़ोन किया, मैंने आप यूट्यूब खोलो, ये गाना लगाओ और उसके बाद मुझे कॉल करो। ओ माय गॉड, इतना बड़ा उनको शॉक, वो बिलीव ही करने को रेडी नहीं है कि अरे मतलब ये तेरी वॉइस है, तेरी वॉइस है। मतलब ऑफ कोर्स मम्मी आपको मेरी वॉइस पता है ये आप तो मत पूछो, लेकिन उनको लगा कि मतलब ये सच में आ गया है आने, मतलब बहुत कंफ्यूजन था फैमिली में। इवन माय एल्डर ब्रदर, भाभी, एवरीवन वाज सो हैप्पी, बट उनको स्टिल अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि ये चीज़ हुआ है। सो या बहुत ही अच्छी मेमोरी रही है ये, जिस तरीके से उनको पता चला है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी विद मी लाइफ टाइम। और कुछ है भी ऐसा ही, या फिर और कुछ अभी और ऐसा ही आ रहा है, आपका प्लान वही कि नहीं जब तक रिलीज नहीं होगा मैं नहीं अभी बताऊंगी? आ रहे हैं 1-2 गाने, बट वही है कि अभी आई कांट टेल यू द डिटेल्स क्योंकि वो अलाउ नहीं है। अंडरस्टूड। एक वो रिक्वेस्ट मान लीजिए, इच्छा मान लीजिए, जो भी इंसान सिंगर के साथ बैठता है वो बोलता ही है कि ये कभी इरिटेट करता है कि यार मेरा गला ठीक नहीं है, मैं थक चुकी हूँ या अभी मन नहीं है, बट जिसको देखो जब मिलता है, सिंगिंग ऐसा टैलेंट है, पोर्टेबल है ना, बिल्कुल आप अपने गला कहीं पे छोड़ के जाओगे तो बोलता है गा दो जरा। लेकिन वही मुझे लगता है कि एक्टर्स को क्यों नहीं कहा जाता है कि यार एक छोटा सीन करके दिखाओ जरा। बट कैलाश खेर भड़क गए थे, आपको याद है उनसे जब किसी ने बोला था गाने के लिए? एक्चुअली होता है, बिकॉज कितनी बार आपका गला इरिटेटेड होता है, हैवी होता है, और फिर क्या आपको लोग वैसे ही जज कर लेते हैं। हाँ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ होता है, इसलिए सिंगर्स ना थोड़े से हो जाते हैं कि भाई अगर मेरा गला खराब है, अब आप मुझे महफिल में गाने को बोलोगे तो भाई जो लाइव सुन रहा है वो तो यही सोचेगा कि यार ऐसा ही गाते होंगे। क्योंकि वो क्यों सोचेगा कि नहीं यार ये तो ऐसे ऑडियो में तो अलग साउंड करती है, बेटर करती है, लाइव तो ऐसे ही लगता है ऐसे ही गवा लेते हो, मतलब बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं। सो मुझे लगता है कि लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि अगर किसी सिंगर ने बोला है कि यार मुझे अच्छा नहीं, मतलब गला मेरा ठीक नहीं है या भारी है, तो देन आप उसको अवॉइड कर दो कि ठीक है कोई बात नहीं यार, इफ़ यू आर कंफर्टेबल और अगर सिंगर की खुद की इच्छा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट कितनी जगह ऐसा होता है कि नहीं 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 यू हैव टू सिंग, उनको लगता है कि हम ऐसे बहाना कर रहे हैं कि नहीं गला खराब है, गाने की इच्छा नहीं है, लेकिन नहीं सच में होता है बिल्कुल। हाँ, और फिर क्या परसेप्शन बना लेते हैं लोग। अब अगर आप खुद सोचिए कि मैं अगर किसी महफिल में हूँ और वहाँ पे कुछ बड़े कंपोजर्स भी बैठे हैं और मेरा गला ठीक नहीं है और मैं तब भी गा रही हूँ, दे विल जज मी फ्रॉम दैट। वो मुझे सेकंड चांस नहीं देंगे, मैं खुद नहीं दूंगी किसी को, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको लग रहा है वो वैसा ही गाता होगा, तो आप उसको क्यों बुला के अपना टाइम वेस्ट करोगे? True. तो इसी कारण से आई थिंक कैलाश जी भी भड़के होंगे कि एवरी टाइम नहीं अच्छा लगता। उसके बाद में फिर क्या होता है, एक गाना तो आप सुना दो, फिर अरे यार इतना अच्छा लग रहा है, एक और 2 3 4, अरे मतलब शो हो गया यहाँ पे तो। भाई चीज के पैसे लेती हूँ मैं। ऑफ कोर्स, मतलब यार मैं भी तो एंटरटेन होने आई हूँ पार्टी में, मतलब मुझे भी कोई एंटरटेन कर दो, मतलब हर बार मैं ही एंटरटेनर हूँ, बचपन से यही कर रही हूँ मैं, दो आई लव इट, बट आई थिंक हाँ स्टिल पार्टी जोन में वैसा हो। अगर हम इफ आई नो कि महफिल ही जमने वाली है तो फिर मैं उस माइंडसेट से जा रही हूँ। लेकिन अब अगर हम फ्रेंड्स बैठे हैं नॉर्मली या गेट टुगेदर चल रहा है, आप बैठे हो, ठीक है गा दिया एक गाना, अरे यार वो वाला गाना, अरे फिर उसके बाद फरमाइशें शुरू हो जाती है। तो क्या आज आप कंफर्टेबल हैं, आपका गला ठीक है? क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं? गलाटा इंडिया के लिए मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। कौन सा गाना सुनना है आपको? जो भी इस वक्त जहन में आ रहा हो, नया पुराना, वेलकम टू द जंगल, कुछ भी, जो भी। वेलकम टू द जंगल तो मैं आपको बाद में 4 लाइन सुनाई दूंगी, तो अभी कुछ और गाना सुनाती हूँ। कैसे गाने पसंद है आपको, पुराने नए या? मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मतलब 90s 80s। ओके, वैसा, अर्ली 20s। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को
भी सनम तुझसे शिकायत होगी, मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, ना रा 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 तेरे दिल को। Amazing! अरे मैं सोच रही थी आप भी ज्वाइन करोगे। मैं खो गया उसमें। मैंने बिल्कुल मैं भी कहूँ, फिर मैं खो गया उसमें। अब मुझे समझ नहीं बोलते ना, आप एक गाते फिर बोलते एक और सुना दो, एक और सुना दो, दिस इज द रीजन। वाओ, थैंक यू। अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत यस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर Thank you. वेलकम टू द जंगल, एंड आई रियली विश एंड आई रियली होप कि और भी गाने आते रहे, हम आपको इधर भी ऐसे सुने, ऐसे एयरपोर्ट्स लगा के भी सुने, स्पीकर में भी सुने और ऐसे भी सुनते रहे, थोड़ा फायदा उठाया जाए इस जी चीज का जी भी। जी जी, थैंक यू सो मच। You're welcome, you're welcome.